हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, तो चलते हैं हमारे वीडियो पर। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लगभग लगभग में अब कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव को क्या गिनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे, हर बार करते हैं लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, चलिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। आप सभी को दिख रहा होगा, इसका फॉन्ट ऊपर कट वट नहीं रहा, थोड़ा सा बता दीजिएगा हमको। ठीक है, अगर कट रहा है तो बता दीजिएगा। ये कट रहा था क्या? ये कट रहा है शायद, उधर थोड़ा सा कट रहा है। अब ठीक है? ठीक है क्या? देखिए एक बार चेक कीजिए एक बार। चलिए ठीक। देखिए क्या बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा ये है क्या? निबंध। क्या है बच्चा? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ये आपका निबंध है। कहोगे सर निबंध है, तो जी बिल्कुल निबंध है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ललित निबंध, निबंध ये सब के बारे में, कहानी के बारे में, ये सबसे आप बहुत पहले परिचित हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, याद करते चलिए। ठीक है, थोड़ा सा चलिए। कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक का नाम क्या है। तो परंपरा के मूल्यांकन के शीर्षक के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान और रामविलास शर्मा में बहुत डिफरेंस है। समझ लीजिए गौर से, यहाँ पर शर्मा जी हैं, रामविलास पासवान जी नहीं। रामविलास पासवान जी चिराग पासवान के पिताजी हैं। ठीक है, और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवनी में बहुत अच्छे अच्छे काम किया है और हाजीपुर के सांसद पहले वो थे, और अब जो है चिराग पासवान वहां से शायद सांसद है। ठीक है, चलिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक कौन है भाई? तो रामविलास शर्मा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस संबंध की सॉरी किस निबंध की पंक्ति है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का जो मूल्यांकन है ये एक निबंध है, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है, और भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये जो पंक्ति है, ये जो सेंटेंस है, ये लिया गया है आपके परंपरा के मूल्यांकन से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मनाते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह शीर्षक जो है ये भी कौन सा होगा आपका? परंपरा का मूल्यांकन। याद कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा भौतिकवाद जो शब्द आता है ना, तो ये परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर में सिर्फ आया हुआ है। 10th के हिंदी में भौतिकवाद जहां जहां पर भी है वो सब आपका परंपरा का मूल्यांकन ही है, अदर कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। यानी कि लेखक जो थे रामविलास शर्मा जी, उनके गांव का क्या नाम था, वो किस गांव में रहते थे, कहां पर क्या करते थे, वही मतलब गांव का क्या नाम था भाई। तो याद रखिएगा लेखक जो रामविलास शर्मा थे उनके गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम था उच्च गांव शानी। उच्च गांव शानी नाम था। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा जो होता है ये ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा परंपरा का जो ज्ञान है जो लकीर के फकीर न होकर के रूढ़ियों को तोड़ करके, इनके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, जो लकीर के फकीर न हो और रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हो, तो उनके लिए ये है। ठीक है, परंपरा का ज्ञान। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर, अक्टूबर तो हालांकि सब में है, 1912, यानी कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था आपको बताया गया है, उचगांव शानी में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। लेखक रामविलास शर्मा जो है वो कब से लेकर के कब तक भारतीय
इंडियन प्रगतिशील लेखक, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। तो याद रखिएगा आजादी के बाद थे 1952 तक, 5 साल उन्होंने इस मंत्री पद क्या क्या था लेखक संघ जो है महामंत्री रहे थे, लेखक संघ के महामंत्री उन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामविलास शर्मा को कृति के लिए क्या बोला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस कृति के लिए? तो याद रखिएगा निराला की साहित्य साधना, ये जो उनकी रचना थी, इनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, संबोधित किया गया था, उनको नवाजा गया था। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है भाई? तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है, फुल एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोग्रेस है, वो किस व्यवस्था में संभव है? तो याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? अभी तो हमने बताया कि निराला की साहित्य जो है साधना, इसी रचना की वजह से रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो जाहिर सी बात है कि इसकी रचना अगर पूछेगी हमसे, इसके रचनाकार कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? रामविलास शर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। हिंदी में जीवनी साहित्य को, मतलब किसी के जीवन के ऊपर जो साहित्य लिखा जा रहा है, जीवनी मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे आपके पूरे जिंदगी में क्या हुआ वो लिखना। जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किन्होंने दिया था? तो रामविलास शर्मा जी ने ही दिया था, रामविलास शर्मा जी ने दिया था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो याद रखिएगा आलोचना, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे याद रखेंगे? तो आलोचना याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आलोचना। किसकी आलोचना? हिंदी की आलोचना। तो कहेंगे, देखिए ट्रिक याद करने के लिए है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, इसका कोई सर पैर नहीं होता है। ट्रिक का मतलब है कि कैसे भी करके बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंदी आलोचना, ठीक है, याद रखिएगा रामविलास शर्मा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? उन्नाव उत्तर प्रदेश, उच्च गांव, वहां पर सानी लिखा हुआ था ना सर, पीछे कुछ पता नहीं क्या एक क्वेश्चन था ना यहीं पे, क्या है देखते हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा के गांव का नाम पूछा था, ये पूछा कि जन्म कहां पर हुआ है। चलिए ठीक है, हालांकि हम लोग सही पे। जन्म जो हुआ था उनका उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, गांव का नाम था उच्चनाव सानी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? साहित्य के विकास में अगर कोई साहित्य है, ठीक है, वो विकास कर रहा है, लिटरेचर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस प्रोग्रेस में मनुष्यों की तरह और किनकी विशेष भूमिकाएं होती है? तो याद रखिएगा मनुष्यों की तरह और किसकी भूमिकाएं होती है? धर्म की, परंपरा की। किसकी होती है? धर्म की और परंपरा की। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा जारशाही डैश डैश में थी। जारशाही कहां थी भाई? सोवियत रूस में। रूस के सम्राट को ही क्या कहा गया है? जार से संबोधित किया जाता था। ठीक है, रूस का जो शासक होता था, जो सम्राट होता था, उसी को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, जारशाही के बारे में बात कर रहा है तो किसके आएगा? सोवियत रूस। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे? तो बौद्ध दर्शन से? बिल्कुल नहीं। वेदांत दर्शन से? बिल्कुल नहीं। वेदांत दर्शन से? बिल्कुल नहीं। मार्क्सवाद के विचारों से? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? इनमें से किसी से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आदिम शब्द का अर्थ क्या है? आदिम जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन। अति प्राचीन मतलब प्राचीन का मतलब पुराना, अति प्राचीन का मतलब बहुत 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 पुराना। ठीक है, समझ में आया ना, तो अति प्राचीन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? क्या कहा पंक्ति वो समझिए, कह रहा है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाला राष्ट्र की भी क्या होती है? अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? याद रखिएगा
परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। आदिम शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था अति प्राचीन, यहाँ पर है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, इनफ, जो क्या हो, एक तरीके से पर्याप्त करने का मतलब है काफी हो, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से क्या है, संबंध है। याद रखिएगा साहित्य, साहित्य के बिना जीवन नहीं है, ठीक है, विदाउट लिटरेचर नो लाइफ, ठीक है। चलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा था, किसने कहा था वो आप बताते रहो। 22 कह रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किससे भाई, तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है वो कैसा है, द्वंदात्मक है। क्या है, द्वंदात्मक। मनुष्य क्या करता रहता है, हमेशा परिस्थिति से लड़ता रहता है, द्वंद्व करता रहता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है, याद रखिएगा निर्णायक भूमिका है। कैसी भूमिका है, निर्णायक भूमिका है, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। याद रखिएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न, क्या, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। एक विच्छिन्न बोलेगा ये भी गलत है, एक अविच्छिन्न बोलेगा ये भी गलत है, दोनों का दोनों है, ठीक है। चलिए तो आज जो है वो परंपरा का मूल्यांकन में जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हमने खत्म करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।